कहा जाता है कि जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार की राजनीति को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका दे देता है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बिहार की चुनावी राजनीति पर हमारी एक खास पेशकश। पार्टियों में टूट है, आपस में फूट है, जातियों के समीकरण जुटाए जा रहे हैं, सीटों पर गणित बिठाए जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन की चालों के बीच लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ता बिहार क्या दे रहा है संकेत? बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर क्या है जीत हार तय करने वाले मुद्दे? चलेगा मोदी मैजिक या महागठबंधन मारेगा बाजी? देखिए हमारी एक खास पेशकश। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। बीस महीने पहले एनडीए की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे। 20 महीने बाद फिर लौटे हैं तो एनडीए की सरकार ही में लौटे हैं। और सामने 18वीं लोकसभा का चुनाव है। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले प्रदेश बिहार में जबरदस्त हलचल है। चुनावों की घोषणा का बिगुल कभी भी बच सकता है। प्रधानमंत्री मोदी मिशन 400 पार के लिए बिहार की अहमियत बखूबी जानते हैं। बिहार के लिए सौगातों का ऐलान किया और चुनावी धर्म निभाते हुए विपक्ष पर प्रहार भी कर गए। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। इंडिया के बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बिहार से उसके उम्मीदवार कौन होंगे इसके बारे में अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि केमिस्ट्री अच्छी बन रही है। ये तो तय है कि बिहार में पार्टियां नहीं बल्कि गठबंधन लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी चिराग, एलजेपी पारस, हम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल कुशवाहा। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीज और वामपंथी पार्टी शामिल है। बड़ी जीत का दावा दोनों तरफ है। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार नहीं है और नहीं है। बिहार में चुनावी मंथन तेज है। प्रधानमंत्री मोदी जेडीयू जैसे पुराने साथी के साथ एनडीए को जीत का मंत्र दे गए।
तेजस्वी बिहार के सभी जिलों में जन विश्वास यात्रा करके जन विश्वास महारैली के जुटान में जुटे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा बिहार से गुजर चुकी है। सुराज वाले पीके लंबे समय से बिहार की नब्ज टटोल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता चुनावों के मद्देनजर क्या सोच रही है? क्या बिहार में चलेगा मोदी का मैजिक? क्या नीतीश की यू टर्न राजनीति का पड़ेगा वोटों पर असर? क्या एनडीए करेगा क्लीन स्वीप या महागठबंधन देगा टक्कर? तेजस्वी क्या बिहार की राजनीति में कर पाएंगे बड़ा खेला? जाति जनगणना जैसा मुद्दा क्या नतीजों पर डालेगा असर? इंडिया गठबंधन इंडिया में सक्सेस नहीं होगा, बिहार में सक्सेस होगा। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव तक तो सही रह जाएगा, लेकिन अगले जो हम पलटी मारे तो सरकार इनकी भी पलट जाएगी। ये सुकुमार जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आत्मा अजर अमर होता है, तो नीतीश जी राजनीति में अजर अमर है। वो खाली शरीर बदलते हैं, कभी एनडीए के शरीर में घुस जाते हैं, कभी राजद के शरीर में, लेकिन बिहार के लिए तो उपयुक्त व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार से बीजेपी को कोई बेनिफिट हो जाए या नीतीश कुमार को आरजेडी में जाने से कोई बेनिफिट मिल जाए, एक गलतफहमी है। नीतीश कुमार अपनी टोटल व्यवस्था को खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल चलेगा। हिंदुस्तान में मोदी है तो मुमकिन है। पलटी मारकर फिर एनडीए के साथ आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को सारी लोकसभा सीटें जिताकर तोहफा देना चाहते हैं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बिहार से दिल्ली की सत्ता परिवर्तन का दम भर रही है। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। इस बीच विधायकों का दल बदल जारी है। साथियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121। मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहां पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए। तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। पिछले 5 सालों में राजनीति में नए चेहरे भी आए हैं, पुराने अब भी कायम हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, साल भर बाद विधानसभा चुनाव भी होना है, लेकिन राज्य में राजनीतिक रसूख दिखाने का समय यही है। लिहाजा पूरा बिहार राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए। एनडीए की बड़ी जीत के दावे के साथ विपक्षी गठबंधन को जमकर सुना गए। नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली, जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की तैयारियों की झलक दिखाती है। हालांकि बीजेपी के पहले लिस्ट में अभी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी जेडीयू इन दोनों की जोड़ी का आत्मविश्वास साफ साफ देखा जा सकता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस तस्वीर के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश है ये जताने की कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए परिवार में सब ठीक है। पुराने विवादों की छाया बीत चुकी है। बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे
इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे। नीतीश के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर हंसे, लेकिन अब से कुछ दिन पहले तक तस्वीर अलग थी। नीतीश कुमार देश से मोदी सरकार उखाड़ने का संकल्प लिए घूम रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी के मिशन 400 पार का हिस्सा है। चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में औरंगाबाद और बेगूसराय के दौरे पर आए तो 34,800 करोड़ की सौगात सौंप कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी मुद्दों पर बात की जो उनके चुनाव अभियान का हिस्सा है। नारी शक्ति का आह्वान, 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है इसमें बिहार की भी लाखों बहनें हैं जो अब लखपति दीदी बन चुकी है। परिवारवाद पर प्रहार, बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। विपक्ष पर करारा प्रहार, आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। इस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। किसानों को साथ लाने की कोशिश, आप याद कीजिए बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। विकसित बिहार मोदी की गारंटी, बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी का व्यक्तिगत रिश्ता खट्टा मीठा रहा है। 2009 की लुधियाना रैली में पीएम मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़कर उठाया था। उसके बाद रिश्ते इतने बिगड़े कि आगे चलकर नीतीश ने एनडीए से रिश्ता तक तोड़ लिया। लेकिन अब वही नीतीश हैं, वही मोदी और वही बिहार। तस्वीर बदल चुकी है। इन दिनों पतझड़ चल रहा है। पेड़ों से पुराने पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, उनकी जगह नए पत्ते आएंगे। कुछ इसी तरह से एक पतझड़ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के कई विधायक एक एक करके साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। सत्ता पक्ष इसे ट्रेलर बता रहा है और यही महागठबंधन के लिए चिंता की बड़ी बात है। खेला भी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। हमने तो कहा नहीं था कि खेला करेंगे, इसने खेला कहा था। उस बच्चे को हम लोग खिलौना बार बार दे रहे हैं। कि साहब यहाँ बिहार में खेला होए
तो खेला हो तो खेला देख लिए आप लोग। आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, आखिर किस तरह से खेला में वो असफल रहे, इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। पतझड़ चल रहा है महागठबंधन में। बजट सत्र के अंतिम दिन भरत बिंद ने आरजेडी छोड़कर एनडीए ज्वाइन कर लिया। इस तरह 15 दिन के अंदर आरजेडी छोड़ने वाले वो 5वें विधायक हैं। अपना इच्छा है, आदमी स्वतंत्र है, प्रजातंत्र लोकतंत्र में यही तो है। आरजेडी से कोई नाराजगी थी क्या? कोई नाराजगी। लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले महागठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इसी सप्ताह आरजेडी विधायक संगीता कुमारी और कांग्रेस के 2 विधायक पूर्व मंत्री मुरारी गौतम और विधायक सिद्धार्थ ने महागठबंधन से किनारा कर लिया और एनडीए के पाले में बैठ गए। इससे पहले महागठबंधन को जोर का झटका बहुत जोर से तब लगा था जब नीतीश सरकार के विश्वास मत परीक्षण के दिन विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने एनडीए पर भरोसा दिखाया था। महागठबंधन के 7 विधायक एनडीए में चले गए, लेकिन दावा अभी और भी बड़े बदलावों का है। बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लागू करने का हमें आदेश दिया है। सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लागू होगा, कानून का राज स्थापित होगा और प्रधानमंत्री जी का महामंत्र सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार हर घर तक पहुंचाएगी। अब ये लाख जतन कर लें, उन्होंने कह दिया है मुख्यमंत्री जी कि जनता का जनादेश एनडीए के साथ था, एनडीए के साथ हैं और आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे। महागठबंधन के सामने बिहार में चुनौतियों का अंबार लगता दिखाई दे रहा है। पहले 114 विधायक थे जो अब 107 रह गए। चर्चा है कि अभी कई और लाइन में लगे हैं। इसके अलावा मार्च महीने में विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होना है। नीतीश कुमार, शहनवाज हुसैन और राबड़ी देवी जैसे 11 बड़े नेताओं के विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। विधायकों की बदलती संख्या के हालात का असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा, जो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ही होने हैं। महागठबंधन के लिए चिंता की बात यह भी है कि जुझारू नेता एनडीए में निष्ठा दिखा रहे हैं। आरजेडी की जिन संगीता कुमारी ने पाला बदला है, वो कुछ दिन पहले कांग्रेस की न्याय यात्रा में तेजस्वी की मौजूदगी में एनडीए पर जमकर हमलावर थी। आरजेडी ने उन्हें पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बना दिया था। इसी तरह विक्रम विधानसभा से बीजेपी का गढ़ समाप्त करने वाले और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धार्थ सौरभ ने भी महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। नेताओं के बीच भगदड़ मची है। जनता के बीच ये संदेश भी जा रहा है कि महागठबंधन क्यों अपने साथी संभाल नहीं पा रहा। पार्टियों के नेता या नेता जो हैं राजनीति में आए हैं, कुछ तो सिद्धांत के लिए जीते हैं, कुछ सत्ता के लिए जीते हैं, कुछ सत्ता और सिद्धांत दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो ऐसे में उनको जब पता है कि वो राजनीति में परास्त हो जाएंगे, और आप एक बार आप परास्त हो जाते हैं तो आपकी राजनीतिक पूंजी खत्म हो जाती है, आप राजनीतिक वजूद आपका नहीं रहता है, आप राजनीति में अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अपने आप को अप्रासंगिक बनाना चाहेगा। यही कारण है कि ये सारे नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। दरअसल इसे नीतीश कुमार के महागठबंधन से निकलने का साइड इफेक्ट भी कहा जा सकता है। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू साथ थे तो एनडीए पर आक्रामक रूप से हमलावर थे, लेकिन नीतीश के निकलने के बाद से एक तो महागठबंधन कमजोर हुआ है, दूसरे बीजेपी ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जनता के सामने मुद्दे भी बदल रहे हैं और नेताओं को देखने का नजरिया भी। कांग्रेस पार्टी पहले वो तो लिख के दे। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, ये बिहार की जनता को जल्द पता चलेगा
किस तरह बिहार के लोकतंत्र को चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, ये पूरे बिहार ने देखा। ये पूरे बिहार की जनता जानती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का शुरुआत किस पार्टी ने किया है। 3 पीए हैं जिनके वजह से ये पूरा इक्वेशन खराब हुआ है ना। एक आपको हो गया संजय यादव, दूसरे हो गए प्रीतम यादव और तीसरे पीए हो गया आपको मनोज झा। ये 3 मिलकर के जो है इन्होंने पार्टी का दुर्दशा कर दिया है। और अगर ऐसे ही इन लोगों को तवज्जो मिलता रहा तो देखिएगा आने वाले समय में पार्टी का, हम ये दावा के साथ कह रहे हैं कि इन लोगों के अगर समीक्षा नहीं होती है तो आधे से ज्यादा पार्टी टूट सकती है। भाई वीरेंद्र जी बहुत अनुभवी हैं, पुराने विधायक हैं, अब महसूस कर रहे हैं कि गलत जगह पर उनको नहीं होना चाहिए। वो अपने बारे में ये अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहें और देखिएगा कुछ दिन में भाई वीरेंद्र जी हम लोग के साथ होंगे। अच्छे विधायक हैं, हम लोग के साथ रहेंगे तो और मजबूती मिलेगा हम लोगों को। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के नेता विधायकों के दल बदल को ऑपरेशन लोटस से जोड़ रहे हैं। एनडीए इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। कुल मिलाकर राजनीति हर रोज बदल रही है और लोकसभा चुनावों तक अगर पाला बदल ऐसे ही चलता रहा तो लोकसभा चुनावों में इसका खासा असर पड़ सकता है। नीतीश कुमार पहले भी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब वापस एनडीए में लौटे तो बीजेपी को वो हथियार मिल गया जिसके बल पर बिहार की पूरी चुनावी राजनीति पलट सकती है। आरजेडी के एम-वाई समीकरण में से वाई में ऐसी सेंध लगाई है बीजेपी ने जिसका असर बिहार के अलावा भी कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। नीतीश सरकार के विश्वास मत परीक्षण वाले दिन 3 विधायकों ने आरजेडी का साथ छोड़ा। 2 नामों पर कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा नाम प्रहलाद यादव सबको चौंका गया। प्रहलाद यादव 1995 से अब तक 5 बार के विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। लालू के बेहद करीबी नेता माने जाते थे। एनडीए के लिए बिहार में संगठित यादव वोट हमेशा से मुश्किल का कारण रहे हैं। बिहार में 17.42% मुसलमान हैं और 16% यादव। ये मिलकर एम-वाई का निर्णायक समीकरण बनाते हैं। इसी के चलते बीजेपी ने यादव वोटों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को बिहार में आगे रखा ताकि यादव समाज तक अपनी पैठ बिठा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी कार्यक्रमों में बिहार भेजा। यदुवंशियों के मिलन कार्यक्रम आयोजित कराए। नंद किशोर यादव को तो बिहार विधानसभा का स्पीकर भी बना दिया। प्रहलाद यादव एनडीए की तरफ से बड़ी भूमिका में उतारे जा सकते हैं, जिसका सीधा संदेश बीजेपी ये देना चाहेगी कि यादव समाज का भरोसा बीजेपी के साथ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक समीकरण जो लालू के समय से चला आ रहा था वो बिखर जाएगा। वो यही समझा रहे होंगे कि यादवों के हम नेता हैं। आरजेडी समझाती थी कि हम पूरी कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं। अखिलेश यादव भी यही समझाने में लगे रहते हैं कि हम पूरी कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं। वो होता क्या है कि समय के साथ आप कम्युनिटी आइडेंटिटी के साथ आप आइडेंटिफाई हो, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, वो जाट राजनीति में और जाट समुदाय के एक सिंबॉलिक प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हो जाते हैं। यही कोशिश मुलायम सिंह यादव की रही और यही कोशिश लालू प्रसाद यादव की रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो नया नेतृत्व खड़ा किया है, जो यादव समाज से ही खड़ा किया है, मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले दिनों में जो है वो यादवों का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होगा। यादव समाज को साथ लाने की कोशिशें बीजेपी कई दशकों से करती चली आई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1981 से 1984 तक जगदम्बी यादव को जनसंघ और बीजेपी की कमान सौंपी। 1998 से 2003 तक नंद किशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2020 के विधानसभा चुनावों में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव से जुड़े यादव वोटर तेजस्वी से जुड़ गए और 2020 के चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2020 में हम लोग लड़े थे, भाजपा नीतीश जी सब साथ थे, तब भी उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ता था, हमारा 1 हेलीकॉप्टर उड़ता था। फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाया था। 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए था, हम लोगों का 115 आया।
यानी केवल 7 सीट ही हम लोग जो है दूर रहे, मात्र 12,000 का अंतर रहा बेईमानी के बाद। तो हम लोग इस बार उन लोगों को सबक सिखाना है, तो इसलिए आप सब लोग एक रहना, बटना मत। बिहार में ये माना जाता रहा है कि यादव समाज के वोट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से और यूपी में अखिलेश यादव से दूर नहीं जा सकते। लेकिन बिहार में प्रहलाद यादव जैसे बड़े नेता और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री एनडीए के पक्ष में हवा बना सकते हैं और इसका सीधा खामियाजा महागठबंधन, खासतौर पर आरजेडी को हो सकता है। अब की बार बीजेपी का मिशन अब की बार 400 पार है, जिसके लिए जरूरी है दूसरे दलों के कोर वोटर्स को अपनी ओर लाना। मध्य प्रदेश, यूपी के बाद बिहार में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की बात आई तो बिहार ने पहल की और धीरे धीरे देश भर में इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया। अलग अलग राज्यों में गठबंधन की अलग अलग स्थिति रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा बिहार में, जब गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने ही एनडीए में वापसी कर ली। लेकिन बिहार में चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, सब गठबंधन बनाकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर बिहार में गठबंधन की राजनीति इतनी जरूरी क्यों हो चुकी है? 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर चुनाव जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने विधायकों को लेकर बाहर भाग रहे हैं, तो खेला ही हो रहा है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार में लड़ रहा है एनडीए। आरजेडी सत्ता से बाहर है, लेकिन नीतीश के खिलाफ महागठबंधन बना हुआ है बिहार में। क्या बिहार में चुनाव जीतने के लिए गठबंधन जरूरी है? इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे मूड ऑफ द नेशन के अनुसार बिहार में एनडीए को 32 और महागठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सर्वे नीतीश कुमार के ताजा एनडीए में शामिल होने के समय का है। इसके बाद काफी परिस्थितियां बदली हैं, जिनमें से सबसे बड़ी है गठबंधन से विधायकों का मोहभंग। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी कमोबेश आज जैसी ही स्थिति थी। तब भी नीतीश एनडीए में थे और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती और महागठबंधन को मिली सिर्फ 1 सीट। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब जरा 2014 पर भी नजर मार लेते हैं। एनडीए बिना नीतीश के चुनाव लड़ा था। कांग्रेस, आरजेडी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और नीतीश कुमार ने 38 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। बिना गठबंधन के नीतीश को मिली 38 में से सिर्फ 2 सीटें, 2 कांग्रेस को मिली, 4 आरजेडी को और एनडीए को मिली 30 में से 22 सीटें। 6 सीटें गईं लोक जनशक्ति पार्टी के पास। 2009 में जेडीयू बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा, तब भी 32 सीटें जीती थी और 2004 में यूपीए के तहत गठबंधन को मिली 29 सीटें और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 11 सीटें मिली। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश लोकसभा चुनावों से पहले क्यों बीजेपी के साथ आ गए और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। इसका जवाब भी आंकड़ों में मिलता है और जो दल बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन में आता है उसको क्या हासिल होता है, ये देख लेते हैं। 2009 और 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ रही तो 24 और 16 सीटों पर जीत गई। 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के साथ 2014 और 2019 में रही तो बड़ी जीत मिली। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी के साथ लड़ी तो 3 में से 3 सीटें जीती। बिहार में गठबंधन की राजनीति पिछले 2 दशक से चल रही है। 2004 में आरजेडी गठबंधन को फायदा मिला तो अन्य में एनडीए को। अकेले जेडीयू 2014 में लड़ी तो निम्नतम स्कोर पर सिमट गई। दरअसल बिहार में पार्टियों के स्वरूप जातिवादी नेताओं के हैं और इससे जातियां भी गोलबंद होती हैं, जिसका फायदा गठबंधनों को होता है।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दौर शुरू होने के बाद बिहार राजनीति की परिभाषाएं बदली हैं, लेकिन गठबंधन की अहमियत अब भी है, भले बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी ही क्यों न हो। देश की राजनीतिक पाठशाला माने जाने वाला बिहार देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है। विकास के मामले में अक्सर पिछड़े राज्य की संज्ञा पाने वाला बिहार राजनीतिक बदलावों के लिहाज से अव्वल नंबर पर रहता है। क्या है बिहार का राजनीतिक समीकरण और क्यों कहा जाता है कि ये विकास से पहले जातियों की राजनीति यहाँ पर प्रबल हो जाती है? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है। मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई तो बिहार की राजनीति कुछ मिनटों के अंदर पूरी घूम गई। दलित, शोषित, वंचित वर्ग की राजनीति का जिक्र देश की राजनीति में चलने लगा। हम ये कहते हैं कि कर्पूरी जी को सही श्रद्धांजलि सिर्फ भारत रत्न से नहीं होगी। आप आरक्षण का दायरा पूरे देश में बढ़ाइए, जातिगत जनगणना करवाइए। पिछड़ों के नेता, अति पिछड़ों के नेता और बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को स्थापित किया। ये बड़ा संदेश देता है, राम धर्म के प्रतीक है और जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के प्रतीक है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के हित में जितना काम कर रहे हैं, जितनी योजनाएं चला रहे हैं, गरीब के जननायक को उन्होंने सम्मान करके गरीबों का सम्मान किए, बिहारियों का सम्मान किए। भारत रत्न की घोषणा एक घटना थी, लेकिन उसके बाद ही नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए। ये माना जाने लगा कि एनडीए के साथ एक बड़ा जातिगत वोट जुड़ गया है। इसी तरह अगर कुछ विधायक इधर से उधर पाला बदलते हैं तो इसे भी बिहार की जातिवादी राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाता है। आखिर क्या है बिहार का गणित, आइए समझाते हैं। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार को राजनीतिक समीकरणों के आधार पर 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। भोजपुर, पाटलिपुत्र मगध, चंपारण, मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल। भोजपुर में 8 लोकसभा सीटें आती हैं। बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, सारण। इन क्षेत्रों को अगली जातियों के वर्चस्व वाला माना जाता है। कई सीटें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। बीजेपी का अच्छा नतीजा रहता है इस क्षेत्र में। पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। पाटलिपुत्र, पटना साहिब, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और नालंदा। यादवों और दलितों का इन सीटों पर अच्छा प्रभाव रहता है। कुछ जगहों पर भूमिहार और कुर्मी भी अच्छा असर रखते हैं। चंपारण क्षेत्र में 3 लोकसभा सीटें आती हैं। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर पर ब्राह्मण अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। बाकी दोनों सीटों पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, वैश्य, भूमिहार, राजपूतों के वोट अहम होते हैं। मिथिलांचल में 10 लोकसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, उजियारपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी, झांझरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा। यहाँ अधिकतर करीबी मुकाबला होता है। यादव मुस्लिम गठजोड़ यहाँ बड़ी ताकत रखता है और दलित वोट भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कोसी में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर। बाढ़ग्रस्त इस क्षेत्र में यादव मुस्लिम गठजोड़ निर्णायक भूमिका निभाता है। मधेपुरा में पचपनिया मतदाताओं की भूमिका बड़ी मानी जाती है। पचपनिया यानी 5 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का समूह। सीमांचल क्षेत्र को बिहार की राजनीति का हॉट पॉइंट माना जाता है। इसमें 4 सीटें आती हैं। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ये मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं। यहाँ आरजेडी और जेडीयू दोनों मजबूत हैं। बिहार में हर नेता किसी न किसी जाति को साधते हुए चलता है। हर जाति का अपना वोट बैंक है जिसे कोई दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। यादव
ये राज्य में करीब 16% है और पहले पूरी तरह आरजेडी से जुड़े थे। धीरे धीरे बीजेपी और जेडीयू में भी बढ़ते जा रहे हैं। कुर्मी कोयरी, ये वो समीकरण है जिसके चलते नीतीश कुमार लगातार शक्तिशाली बने रहते हैं। 4% कुर्मी और 11.5% कोयरी मिलकर 16% से अधिक हो जाते हैं और बड़ी ताकत बनाते हैं। जेडीयू को इनका अच्छा साथ मिलता है। मुसलमान 17.7% आबादी है इनकी। यादव के साथ मुस्लिम मिलकर ही आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत एमवाई बनता है, जो सीमांचल की सीटों पर बड़ा असर डालता है। अति पिछड़े वर्ग में कई जातियां आती हैं और इनकी आबादी करीब 36% है, जो कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। सवर्ण भूमिहार 6 से 7%, ब्राह्मण और राजपूत 5 से 6% है। अभी तक बिहार में पिछड़ी जातियों को लेकर ही राजनीति चलती थी, लेकिन एक दशक से सवर्ण बिहार में काफी अहम हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए में आने से पहले जातिगत सर्वे कराया और गठबंधन ने बिहार से जातियों की राजनीति का झंडा बुलंद किया, लेकिन अब नीतीश पलटी मार चुके हैं तो ये खेल भी बदल चुका है। बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार लक्ष्य पूरी की पूरी 40 सीटों को जीतने का है, लेकिन महागठबंधन भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। अब जीत किसकी होगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।